हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है और आप लोगों के बीच मैं लाइव हूँ। दोस्तों, कश्मीर वाला जो मुद्दा है, कश्मीरी पंडित वाला मुद्दा अब इतना तूल पकड़ा हुआ है, तो मैं भी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी और जगमोहन अडवाणी का पोल खोल कर दूं और बता दूं कि किस तरह से राजीव गांधी और किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के कितने ये शुभचिंतक थे। और इसके साथ कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो ये मूवी बना है, इस मूवी में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार। कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल नहीं दिखाया है। इस फिल्म देखिए, इस फिल्म में पहला डायलॉग क्या है? एक डायलॉग है कि झूठी खबर फैलाने से ज़्यादा खतरनाक है सच्ची खबर को दबा के रखना। तो सच्ची खबर ये लोग फैलाना चाहते हैं और सच्ची खबर फैलाने में इन लोगों को एक भी मुसलमान जिसकी हत्या हुई है, एक भी शरीफ मुसलमान ये लोग ढूंढ नहीं पाए और इन लोगों को सारे के सारे मुसलमान दुश्मन नजर आने लगे। तो मैं रविकांत भारती सोचा आप लोगों के बीच सच्चाई को लेके चलूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पर्दाफाश हो सके। ये जो कश्मीर टाइम्स और अनुपम खेर ये सारा जो प्रोपोगंडा चला रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका जो है मैं पर्दाफाश करने आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 1990 में कश्मीरी पंडितों की जितनी हत्या नहीं दिखाई गई है, उससे ज़्यादा मैं मुसलमानों का नाम ले लूँगा जिन मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से गोली से, बम से उड़ाया गया है। नाम मैं ले लूँगा, उसके बाद मैं एक एक चीज़ों पे आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। पहला नाम ले लेते हैं, मोहम्मद यूसुफ हलवाई। एक मुसलमान बंदा था जिसको मारा गया। गुलशन बटाली, ये भी एक मुसलमान बंदा था जो मारा गया। मौलाना मसूदी, ये भी एक कश्मीरी मुसलमान था जो आतंकियों के द्वारा 1990 में मारा गया। अस्माउद्दीन वादे, ये भी मारे गए। मोहम्मद अताहुल्ला सोहावर्दी, ये भी मारे गए। अब्दुल गमी वीरा मारे गए। अहमद भट्ट मारे गए। मोहम्मद सोबान भट्ट मारे गए। पीर मोहम्मद सफ़ी मारे गए। शेख मंजूर मारे गए। और ये सब कश्मीरी मुसलमान मारे गए हैं। और कब मारे गए हैं? ये 1990 के दशक में, जब कश्मीरी पंडित का ये जो दिखाया जा रहा है, उसी वक्त ये सारे मुसलमान मारे गए हैं। दोस्तों, अब्दुल राशिदार मारे गए हैं। नाजिर अहमद बानी मारे गए हैं। गुलाम काफिर पीर मारे गए हैं। अब्दुल मजीद मारे गए हैं। डॉक्टर अब्दुल अहमद गुरु मारे गए हैं। मोहम्मद सफ़ी भट्ट मारे गए हैं। ये सब मैं कश्मीरी मुसलमानों का नाम ले रहा हूं जो 1990 में आतंकियों के द्वारा मारे गए। कश्मीरी पंडित जितने नहीं मारे गए थे, उससे ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे। याद रखिए, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह में 1-2% लोग दहशतगर्द और आपराधिक तबके के होते हैं। उन दहशतगर्दों के द्वारा किए गए अत्याचार को पूरी तरह से कश्मीरी मुसलमानों पे थोपना सरासर गलत है। मैं अनुपम खेर कहता है कि हम लोग माइनॉरिटी थे इस फिल्म में। माइनॉरिटी मतलब 2% की संख्या में कश्मीरी पंडित था। और कश्मीरी मुसलमान कितना परसेंट था? 98%। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर 98% बंदा, 98 बंदे अगर खड़ा हो जाए और सामने 2 बंदे रहे, तो क्या वो 2 बंदे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों में उस वक्त हत्या कितने लोगों की हुई थी? 1990 में 216 लोगों की हत्या हुई थी कश्मीरी पंडितों में। तो 216 कश्मीरी पंडित मारे गए। जब 98% मुसलमान विरोध में ही थे, तब तो वहाँ जितने 2 के 2 लाख या 3 के 3 लाख कश्मीरी पंडित थे, उसमें एक भी नहीं बचना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल अहमद गुरु, मोहम्मद सफ़ी भट्ट, फिर हो गया शमसुद्दीन अहमद मारे गए। मोहम्मद हुसैन जफर मारे गए, ये भी कश्मीरी पंडित थे। सलामुद्दीन, ये भी कश्मीरी मुसलमान मारे गए। फिर बता दूं, सहराजुद्दीन मारे गए। अब्दुल राशिद मारे गए। सैयद गुलाम नबी मारे गए। मुर्शिद अल हक मारे गए और अब्दुल गली मारे गए। इतने मुसलमानों का मैं नाम लिया। एक कश्मीरी मुसलमान थे जो सन 1990 के दशक में आतंकियों के द्वारा मारे गए थे। अनुपम खेर और जो अग्निहोत्री ने फिल्म बनाया द कश्मीर फाइल्स, क्या इस फिल्म में उन लोगों को एक भी मुसलमान, इतने मुसलमानों के कत्लेआम हुए हैं, क्या एक भी मुसलमान का कत्लेआम नहीं दिखाना चाहिए कि किस तरह से ब्रूटली मुसलमानों के कत्लेआम हुए? कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम दिखा रहे हो और दिखा रहे हो कश्मीरी मुसलमान कर रहा है। ये बात सरासर गलत है दोस्तों। 1 से 2% दहशतगर्द लोग कर रहे थे, बाकी सारे मुसलमान जो है
कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होकर आतंकियों से लड़ रहे थे और उसी में इतने लोग मारे भी गए। अब बात आता है कि कश्मीरी पंडितों की बीवियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो आप लोगों को मैं कुछ पर्दा खोल दूं दोस्तों। देखिए, एक छात्रा बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को आतंकी समझते थे कि ये मुखबिर हैं और उनको ये मार देते थे। नाम मैं लेता हूं, 12वीं की छात्रा जिसका नाम था साजिदा हुसैन, इसको जान से मारा गया। देखिए, जान से मारा गया मैं बोलूंगा तो ये मत सोचिएगा जान से मारा गया, इनके साथ गलत भी हुआ, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, तब इनके जान से मारे गया। 12वीं की छात्रा साजिदा हुसैन, राफिका बानू 17 साल की लड़की, इसको भी मारा गया। 3 बहनें थीं, बगता, फातिमा, सरबत, इन तीनों बहनों को मारा गया। इसका बड़ा भाई बहनों का परवेज को मारा गया, समीना परवीन को मारा गया। कुपवाड़ा में ही कमालुद्दीन के परिवार की हत्या की गई। इस कमालुद्दीन की जो परिवार की हत्या की गई थी, इसमें 3 महिलाओं की हत्या की गई थी और उनके साथ अत्याचार किया गया था। दूध पीते बच्चों की, एक कलामुद्दीन के जो दूध पीते हुए बच्चे थे, उन बच्चों को मार दिया गया था और साथ साथ इनके परिवार के 3 इनके भाई, इनकी बहनों को भी मार दिया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीनगर में शाहिदा परवीन की हत्या कर दी गई। इसके अलावा देखा जाए तो आयशा आमीन के घर के ऊपर जो है बम मारे गए। तो दोस्तों, जब इतने ज़्यादा 1990 के दशक में कश्मीर के मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, कश्मीर की लेडीज़ को आतंकियों के द्वारा मर्डर किया गया है, बलात्कार किया गया है, क्या अग्निहोत्री के फिल्म में उसको जब वो कह रहा है कि झूठ को दिखाना कम आपराधिक है अगर सच को दबाया जाए, तो तूने क्या किया अग्निहोत्री, तूने क्या किया अनुपम खेर, तूने क्या किया, मिथुन चक्रवर्ती कोबरा सांप बन रहे थे बंगाल में, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों में ने यही औकात दिखा दिया कि तुम लोग बीजेपी के चमचे हो, मुसलमान कौम से तुम्हें नफरत है। नहीं तो मैं अभी तक 50 नाम मुसलमानों के पढ़ दिया जो 1990 के दशक कश्मीर की घाटी में आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। मैंने 10 लड़कियों के नाम पढ़े जिनके साथ मुसलमान लड़कियां थीं, उनके साथ बलात्कार हुए, उनकी हत्या हुई। इन चीज़ों को तुम लोगों ने इस फिल्म में क्यों नहीं दिखाया? अब तुम्हें मैं इस फिल्म में क्या समझूं, पक्षपाती समझूं या क्या समझूं, तुम लोग बता दो। दोस्तों, ये फिल्म में एक्टर देखिए, अनुपम खेर, उसकी बीवी भाजपा की नेता, मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के नेता, और ये अग्निहोत्री पैसा कमाने के लिए सारा ड्रामा किया। लेकिन अब इस ड्रामा से मैं धीरे धीरे पर्दा हटाऊंगा और मैं पर्दा हटा के आप लोगों की सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। ये लोग फारूक अब्दुल्ला को फिल्म में दिखाते हैं, यासीन मलिक से फारूक अब्दुल्ला मुलाकात कर रहा है। तो उस बात को पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से भारत का साथ दिया था और आतंकियों के खिलाफ उसने रवैया अपनाया था, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को बदनाम करना, ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक आपको पता होगा कहा है कि कश्मीरी पंडित के बिना कश्मीर की घाटियाँ सूना लगती है। ये फारूक अब्दुल्ला ने किसके लिए कहा? फारूक अब्दुल्ला का मैं बयान पढ़ूंगा और उसके बाद राजीव गांधी, जब जगमोहन आरएसएस बीजेपी का बंदा वहाँ पे जाके इतना नौटंकी कर दिया कि ये लोग कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, आर्मी का मार्च नहीं करवाया गया। ये राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया कांग्रेस के सांसदों को लेकर। जब सांसद को घेराव किया तब राजीव गांधी के घेराव करने पे वहाँ पे आर्मी का फ्लैग मार्च करवाया गया। अगर यह आर्मी का फ्लैग मार्च पहले ही करवा दिया गया होता तो आज जो फिल्म में जो कंडीशन दिखाया जा रहा है, ये कंडीशन नहीं होता। और फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी मैं बात करूंगा दोस्तों। आइए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के बीच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा, समझ लीजिए सच्चाई उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, जिस तरह से दिखाया गया है कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित को मारना चाहते थे, यह बात गलत है। वो भगाना चाहते थे, यह बात गलत है। आपको बता दूं कि सच यह है कि कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की भी हत्या हुई। 21 अगस्त 1989 को जो हत्या हुई एनसी के नेता, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे,
उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ हलवाई, उनकी हत्या हुई। देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी की हत्या हुई 1990 में जीएमए बटाली साहब का, लेकिन ये बच गए, ये मरे नहीं, इनका अंगरक्षक मर गया। और कुछ दिन बाद इनके छोटे भाई गुलशन बटाली साहब की हत्या होती है, और गुलशन बटाली साहब भी बता दूं कि ये मुसलमान ही रहते हैं। और जब हिंदू मुसलमान एक थे घाटी में, तो आप समझिए ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, तो ये समझो कि तब मुसलमानों को क्यों टारगेट किया गया, यह बात सवाल करने लायक है। देखिए दोस्तों, माहौल बिगड़ा 1986 में, जब चुनाव हुआ 1986 में, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों में गठबंधन था, और दूसरा MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, दूसरा जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट सामने से लड़ रहा था। इलेक्शन में बहुत धांधली हुई। आपको बता दें, अमीर कदर एक विधानसभा था जिसमें NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जब वोट की गिनती हो रही थी तो वोट कम पाए थे, वह गुस्से से घर चले गए। और तब तक सोचिए, घर चले गए लेकिन उनको घर से बुलाया गया और धांधली करके MUF का बंदा जो जीत चुका था उसको हरा दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता दिया गया। इस पर जो है MUF का जो बंदा है उसने जो है आपत्ति दाखिल किया कि ये भाई गलत हो रहा है। तो उस MUF के बंदे को और उसके एजेंट को, दोनों को 20 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। कितने महीने के लिए? 20 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। किसको? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। तो सोचिए, वो जो एजेंट था, उस एजेंट का नाम क्या था पता है? उसी एजेंट का नाम था यासिर मलिक। और सैयद सलाहुद्दीन, ये जो कैंडिडेट था, इस कैंडिडेट का नाम था, बाद में जो है ये जो है हिजबुल मजहुद्दीन कन्फ्रंट का जो है ये बंदा भी था। आपको बता दें, आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। मैं आगे और भी चीज़ों का ये करूँगा। यह सोचने वाली बात है कि अफगानिस्तान से जब भारत में लोग आए तो ये मुसलमान आए, तुर्क मुसलमान आए, मुग़लों ने यहाँ शासन किया, मुग़ल मुसलमान थे, लेकिन डोगरा शासन हुआ, इतना सिख शासन हुआ, इतने शासन में मुसलमानों को कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं हुआ। जबकि मुसलमान वहाँ 90% से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या थी, फिर भी वहाँ कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि जम्मू में 1931 में मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया गया, एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया हिंदुओं द्वारा। इसके बाद कुरान जो है, कुरान के कुछ पन्ने को फाड़ के शौचालय में फेंक दिया गया। इतना होने के बावजूद भी कश्मीर की घाटियों में एक भी कश्मीरी पंडित को मौत के घाट नहीं उतारा गया। इतना छोड़िए, 1948 में जम्मू में लगभग 1 लाख मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया। इस कत्लेआम के जवाब में भी कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक जो है हमले तक नहीं हुए। यह सोचने वाली बात है। जब कश्मीरी पंडित 3% थे और 97% कश्मीरी मुसलमान थे, तो कश्मीरी मुसलमान को तुम दुश्मन दिखा रहे हो। अगर कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाता, 97 लोग खड़े हो जाते 3 लोगों को मारने के लिए, तो एक भी कश्मीरी पंडित बचता क्या? नहीं बचता। लेकिन वहाँ कश्मीरी मुसलमान मदद कर रहे थे कश्मीरी पंडितों को, अपने घर में जगह दे रहे थे, अपने घर में जगह दे के बचा रहे थे। उस बचाने के प्रोसेस में कश्मीरी मुसलमान भी मार दिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी इस फिल्म में अनुपम खेर ने नहीं देके, मैं कह रहा हूँ, देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है। 1947 से लेके 1990 तक कोई झगड़ा नहीं। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान गई, जो मुसलमान थे, और जो हिंदू थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों ने जान गंवाया, दंगे हुए, लेकिन उन दंगों के बावजूद भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित बचे रहे कश्मीर की घाटियों में। यह बात जानने लायक है। पाकिस्तान 2 युद्ध हार चुका था, तो उसने गोरिल्ला वार टैक्टिक्स अपनाया, और वो गोरिल्ला वार में सोचा कि पंजाब में जो आतंक है, उस पंजाब के आतंकियों को फंड से सपोर्ट करने लगा, और कश्मीर में भी आतंक को समर्थन देने लगा। आपको बता दें, 1986 के चुनाव में जो धांधली हुई,
वहाँ के अलगाववादी जो नेता थे वहाँ के युवाओं को बरगलाने में, समझाने में जो है सफल हो गए कि भारत में लोकतंत्र से कुछ हासिल किया नहीं जा सकता, भारत में से हमें रहने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये पाकिस्तान के साथ नहीं था, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू की आज़ादी मांग रहा था कि मुझे भारत से अलग जम्मू की आज़ादी चाहिए, हम तो न भारत में जाएंगे न पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये जो है आज़ादी का जो है मामला उठाने लगा और इसमें जो हिंदुस्तान के पक्ष में जो खड़ा होता उसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती। इस फिल्म में आपने एक चीज़ देखा होगा कि ताश खेल रहे कुछ लोग ताश खेलते हैं और उसी वक्त खबर आता है कि पूर्व न्यायाधीश नीलकांत बेंजू की हत्या हो गई। आपको याद है? नहीं याद है तो फिल्म देखिए, इसमें सीन है कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं और ताश खेलते समय खबर आता है कि पूर्व न्यायाधीश नीलकांत बेंजू की हत्या कर दी गई और यह नीलकांत बेंजू कश्मीरी पंडित दिखाया गया। लेकिन यह इस फिल्म में यह नहीं दिखाया गया मेरे दोस्तों कि 80 साल के एक नेता थे जिनका नाम था मौलाना मसूदी साहब, और मौलाना मसूदी साहब की भी हत्या ठीक उसी के 1-2 दिन बाद हुई थी। लेकिन फिल्म में देखिए अनुपम खेर और अग्निहोत्री की एक दोगला चरित्र देखिए, इन लोगों ने क्या किया, नीलकांत बेंजू कश्मीरी पंडित थे, इनकी हत्या का जो है मैसेज मूवी के द्वारा दे दिया गया, लेकिन मौलाना मसूदी साहब की जो हत्या हुई उसके बारे में ये लोग नहीं बताए। इसके बाद मैं ये बता दूं कि कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों की लगातार हत्या होने लगी। जैसे मंत्रियों का नाम मैं ले लूं, अस्माउद्दीन वादे, मोहम्मद अतहुल्ला सोहावर्दी, अब्दुल गमी वीरा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जिनको मारा गया वाली अहमद भट्ट, पूर्व विधायक में बता दूं कि मोहम्मद सोहाम भट्ट, पीर मोहम्मद शफी, शेख मंजूर, अब्दुल रशीदार, नजीर अहमद बानी, गुलाम कापिर पीर, अब्दुल मजीद, ये लंबी सूची है जिनको मौत के घाट उतार दिया गया 1990 के ईयर में। एक कश्मीरी पंडित नहीं थे, एक कश्मीरी मुसलमान थे। इसके बारे में जो है इस मूवी में कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। खुद गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के नेता थे ना, ये भी नहीं बताते हैं इनके भतीजे का अपहरण हुआ था जिसका नाम था तहसुद्दीन हुसैन, उसका अपहरण हुआ था। और हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद के ससुर थे। इनके घर पे भी बम चलाया गया था। ये भी मुसलमान थे और इन मुसलमानों को भी किडनैपिंग और इनके घर पे बम चला था। इस फिल्म में ये भी नहीं दिखाया गया। डॉक्टर अब्दुल अहमद गुरु जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आइडियोलॉग थे, उनकी भी हत्या हो गई। यह भी चीज़ नहीं दिखाया गया। आपको बता दूं उस वक्त सोशल मीडिया, जैसे अभी देखेंगे द कश्मीर फिल्म एक आया है सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। मैं रविकांत भारती और तमाम लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये भी युद्ध हो रहा है, उधर से गलत सूचना का युद्ध उधर से और इधर से मैं सही सूचना देके ये सूचना का युद्ध हो रहा है मेरे और द कश्मीर फाइल्स के बीच में। ये बात आप लोग मानेंगे? तो उस वक्त जो आतंकी थे वे लोग जो सूचना देते थे वो दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर, दो माध्यम था। फेसबुक तो था नहीं उस वक्त, सोशल मीडिया तो था नहीं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल तो था नहीं। सरकार के पास एक दूरदर्शन और दूसरा रेडियो कश्मीर, ये दो चैनल थे जिसके माध्यम से सरकार जो है अपना मैसेज निवासियों को देती थी और यही दो चैनल के द्वारा उन आतंकियों के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता था। आपको बता दें, राजेश भट्ट कश्मीरी पंडित हैं, इनकी जो है रेडियो कश्मीर में काम करते हैं और रेडियो कश्मीर में लगातार बहुत सारे लोगों की हत्या हुई। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई उसे दिखाया गया, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों की जो हत्या हुई नहीं दिखाया गया। आपको बता दें 13 फरवरी 1990 को मारा गया। किसको मारा गया? राजेश भट्ट को मारा गया। 1 मार्च 1990 को पीएम हांडू नामक उनकी हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर 1993
ये समाचार वाचक पे प्रतिबंध लगा दिए थे आतंकवादी संगठन, लेकिन फिर भी समाचार पढ़ रहे थे। तो समाचार पढ़ने वाले लोगों को, जिसमें मोहम्मद शफी भट्ट, 2 दिसंबर को शमसुद्दीन अहमद जो संवाददाता थे, 4 कर्मचारियों को इनके साथ अपहरण कर लिया गया। 19 दिसंबर को जो कैजुअल आर्टिस्ट थे मोहम्मद हुसैन जफर, इनका अपहरण कर लिया गया। 26 दिसंबर को रेडियो कश्मीर के सहायक निर्देशक सलामुद्दीन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 1 जुलाई 1994 को रेडियो दूरदर्शन के ऑफिस पर रॉकेट से हमला किया गया। 15 मई 1999 को फायज शहयार साहब, वो सुबह कश्मीर नामक प्रोग्राम चलाते थे, उनको धमकी दी गई कि इस प्रोग्राम को बंद करो। इसके बाद डेली वेजेस पे काम करने वाले रियाजुद्दीन अब्दुल राशिद बम विस्फोट में मारे गए। 16 अक्टूबर 1992 को एक सैयद गुलाम नबी थे जो संयुक्त सूचना निदेशक थे, इनको अपहरण कर लिया गया और 4 दिन बाद इनके शव पे टॉर्चर का निशान मिला और इनकी भी लाश बरामद की गई। आखिर ये बताइए कश्मीरी मुसलमानों को क्यों मारा जाता था? आप तो कहेंगे कश्मीरी पंडित। तो मैं अनुपम खेर और इस अग्निहोत्री से पूछना चाहूँगा कि यह कश्मीरी मुसलमानों को क्यों मार रहे थे? बात साफ था, उनका कहना था कश्मीर आज़ाद होगा। ये जो हिजबुल का था, ये कहता था कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और जो लोग भारत का साथ देते थे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, चाहे वो भारत के साथ देने वाले कश्मीरी मुसलमान ही क्यों न हो। और ज़्यादातर कश्मीरी मुसलमान चाहते थे कि भारत जो है, कश्मीर भारत का ही हिस्सा रहे। भारत के पक्ष में जो खड़ा होता था दोस्तों, उसकी हत्या हो जाती थी, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम। लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या तो दिखा दिया, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों की जो त्याग है, जो हत्या है, वो नहीं दिखाया गया। मैं कह दूं कि अनुपम खेर बोल रहा था कि 2% हम लोग माइनॉरिटी थे, हम लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया। मैं अनुपम खेर से कह दूं कि अगर 98 आदमी 2 आदमी के खिलाफ खड़ा ही हो जाता ना, तो 2 आदमी बच नहीं पाता। ये 4 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए, 200 लोगों की सिर्फ मौत हुई। तो यह कहना सरासर गलत है कि कश्मीरी मुसलमान इन कश्मीरी पंडितों के खिलाफ था, बल्कि इन कश्मीरी पंडितों को बचाने में, भारत देश के लिए आवाज़ उठाने में बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान जो है अपना जान गंवा बैठे। फिल्म के शुरुआत में कहा गया है आईबी चिप को मारा गया। आपको बता दूं, एक बंदा है ऐसे दुलाट साहब, यह अपना एक किताब लिखे हैं। उस किताब में कहते हैं ये जो आईबी चिप को मारा गया, केवल यह बात बोला है ना, आईबी में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों कार्य करते थे और दोनों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों को दिखाया गया है और मुसलमानों की हत्या को साइड कर दिया गया है। आपको बता दें, कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकवाद कब बढ़ा? जब रूबिया शहीद का अपहरण हुआ। इस मूवी में दिखाया भी गया है कि रूबिया शहीद का अपहरण हुआ। और ये रूबिया शहीद कौन थी, ये समझिए, ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो होम मिनिस्टर थे, जो गृह मंत्री थे, उनकी ये बेटी थी। रूबिया शहीद का जब अपहरण हुआ, तब फारूक अब्दुल्ला आतंकियों के रिहाई के पक्ष में नहीं थे। ये रूबिया शहीद का अपहरण हुआ, उसके बदले 5 आतंकियों को रिहा करना था और फारूक अब्दुल्ला उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। और फारूक अब्दुल्ला बोले कि भले ही यह गृह मंत्री की बेटी है, लेकिन एक आतंकी को मैं रिहा नहीं करूंगा। लेकिन उस बीच मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो गृह मंत्री था, वो अपने बचपन के दोस्त मोतीलाल भट्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और एक कश्मीरी पंडित थे, उनसे बात किया और उनसे बात करके आतंकवादियों से सीधे बातचीत किया। किनके जरिए? मोतीलाल भट्ट जो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनके द्वारा। इस बात पे आपको बता दूं, मूसा रजा साहब और सैफुद्दीन सोज दोनों ने अपने किताबों में जिक्र किया है। सैफुद्दीन सोज और मूसा रजा साहब दोनों लोग ये बात को कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो है मना कर रहे थे, एक लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है, मोतीलाल भट्ट जो उनके बचपन के दोस्त थे, कश्मीरी पंडित थे, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज थे,
उनसे जो है मिलके और आतंकियों से बात करने लगे। दिल्ली से इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान मिनिस्टर जो थे, ये फारूक अब्दुल्ला को धमकी देने लगे कि तुम जो है नहीं मानोगे तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। ये होम मिनिस्टर की बेटी गिरफ्तार हुई है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी गिरफ्तार अपहरण हुई है, रुबिया सैयद, इस बात पे तुमको मानना पड़ेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने देखिए कितने जज्बा से काम लिया। वह फिर कहा कि मैं एक भी आतंकवादी को रिहा नहीं करूंगा। अगर एक आतंकवादी को भी रिहा किया गया तो समझ लीजिएगा कि कश्मीर को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं सुनी गई और केंद्र में बीपी सिंह का सरकार था। ये क्या किए, इन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ दिया। कौन कौन आतंकवादी को छोड़ा? इन्होंने छोड़ा हामिद शेख को, शेर खान को, नूर मोहम्मद को, मोहम्मद अल्ताफ को और जावेद अहमद को रिहा कर दिया गया। बार बार फारूक अब्दुल्ला कह रहा था कि एक होम मिनिस्टर की बेटी है तो क्या है, उसके बदले 5 लोग आतंकवादियों की रिहाई बहुत बुरा होगा कश्मीर के लिए। लेकिन उसकी एक न सुनी गई, उसकी सरकार को बर्खास्त करने तक की धमकी दे दी गई और इन 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। अब समझिए कि वजाहत हबीबुल्ला जो निहायती ईमानदार और उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, जनता वो कहते हैं कि जनता दल की नई सरकार जो है ना दबाव में झुक गई और दबाव में झुक के सरकार में बने रहने के लिए उसने जो है 5 आतंकियों को रिहा कर दिया। इस घटना के बाद हत्याओं का सिलसिला चालू हो गया। जब ये समझिए कि मैं किसी को किडनैप करूं और बोलूं कि उसके बदले एक आदमी को छोड़ो, आपने छोड़ दिया, आपने शिक्षा दे दिया कि और भी आतंकियों को छुड़वाना है तो और भी लोगों को अपहरण करो और उस अपहरण के बदले में और भी आतंकियों को छुड़वाओ। और इसी से 5 आतंकी जैसे ही रिहा हुए, कश्मीर में हत्याओं का श्रृंखला चालू हो गया। कश्मीर विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुशीरुल हक कौन थे? कश्मीर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और उनके निजी सचिव अब्दुल गमी और एक श्रीनगर HMT वॉच कंपनी के जनरल मैनेजर जिनका नाम था HL खेरा, इन तीनों का अपहरण कर लिया गया। आप अगर अपहरण पे छोड़ोगे तो अब 3 लोगों को फिर से अपहरण कर लिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने आतंकियों की रिहाई से मना कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, अब रिहाई बिल्कुल नहीं होगी और रिहाई से मना कर दिया तो इन तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर से नाम बता दूं, कश्मीर विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुशीरुल हक एक कश्मीरी मुसलमान, निजी सचिव अब्दुल गनी एक कश्मीरी मुसलमान और HL खेरा ये बंदा कश्मीरी पंडित था। इन तीनों को अपहरण किया गया और आतंकियों की रिहाई की मांग की गई। अब ये रिहाई की मांग क्यों की गई? क्योंकि आप जो है गृह मंत्री की बेटी को अपहरण की और 5 आतंकवादी छुड़ा लिए, तो फारूक अब्दुल्ला मना कर रहा था छोड़ो मत, छोड़ोगे तो लोग और लोगों का अपहरण करेंगे, और वही चीज सत्य साबित हुआ। अगस्त 1991 में श्रीनगर के दौरे पर भारतीय तेल निगम के निदेशक, श्रीनगर के दौरे पे कौन आया था? भारतीय तेल निगम के निदेशक जिनका नाम था के तुर्रई स्वामी, इनका भी अपहरण कर लिया गया। अपहरण करना उन लोगों का सीख गए आतंकवादी कि अब अपहरण करेंगे उसके बदले आतंकी छूटेंगे। इसके बदले भी सरकार को झुकना पड़ा और 5 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। इसी बीच अब्दुल गनी लोन की बेटी शबनम और सैफुद्दीन सोज की बेटी नाहिद सोज का अपहरण किया गया। देखिए अपहरण पे अपहरण। फारूक अब्दुल्ला कितना दूरदर्शी था, उसने कहा कि अगर ये रूबिया के बदले में अगर आतंकवादियों को छोड़ोगे तो कश्मीर भयानक परिणाम भुगतेगा। और देखिए उसके बाद लगातार अपहरण जो है शुरू हो गया। लेकिन ये जो नाहिद सोज जो सैफुद्दीन सोज की बेटी थी और अब्दुल गनी की बेटी जो शबनम थी, चंद्रशेखर उस वक्त प्रधानमंत्री बन चुके थे और इन्होंने कहा कि मुझे लेन देन करना नहीं आता, और उन्होंने बातचीत करके धमकी देके आतंकियों से इन लोगों को सुलह करके रिहा करवाया, लेकिन किसी आतंकी को छोड़ा नहीं।
फारूक अब्दुल्ला, इस फिल्म में फारूक अब्दुल्ला को विलेन दिखाया गया। आप लोगों को नहीं लगता? इस फिल्म को देखिए जरा। और फारूक अब्दुल्ला को विलेन दिखाया गया, यहां तक कि उसे कहा गया है कि ये यासीन मलिक से मिला हुआ है। रोड पे बातें हो रही हैं, अरे यासीन मलिक से फारूक अब्दुल्ला मिला था, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये बातें बेहूदगी भरी है, एक कमीनापंती है। ये जो है क्या कहें, शब्द नहीं मिल रहे हैं। उतने गंदे से गंदो शब्द से मैं अग्निहोत्री और अनुपम खेर को नवाजता। इतिहास पढ़ने से दोस्तों पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला यासीन मलिक में कोई संबंध नहीं था और दोनों एक दूसरे से बल्कि नफरत करते थे। यह बात देखने को मिलता है। लेकिन इस फिल्म में फारूक अब्दुल्ला को विलेन दिखाया गया है, यासीन मलिक से संबंध दिखाया गया है। आखिर उद्देश्य क्या है? यासीन मलिक से संबंध दिखा के उद्देश्य समझिए दोस्तों, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही साफ है। ये उद्देश्य जो है राइट विंग्स लोगों का बहुत ही साफ है कि जब हम दिखाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला यासीन मलिक से मिला हुआ था, तो जो है हिंदू सोचेंगे कि ये मुसलमान कितने गद्दार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला की उन दिनों की डायलॉग सुने। उनका डायलॉग सुनेंगे ना तो रोम रोम हो सकता है आपका खड़ा हो जाए। उस बंदे ने कहा, मैं उन लोगों को जिंदा कब्र में गाड़ दूंगा जो मजहबी भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यह किसका बात है? यह फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि मैं उन लोगों को जिंदा कब्र में गाड़ दूंगा जो मजहबी भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को यही तो होना चाहिए। उस सभी को नागरिक के तौर पे देखे। मजहबी भावना चाहे मुसलमान भड़काए चाहे हिंदू, वो कब्र में गाड़ने की बात किया है बंदा। मतलब वो बोला है कि जो मुसलमान मजहब के नाम पे धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा उसको मैं कब्र में गाड़ दूंगा। क्या योगी आदित्यनाथ कभी कह सकते हैं कि जो हिंदू मजहबी भावनाओं का भड़काने का प्रयास करेगा उसको चीता पे सुला दूंगा? योगी आदित्यनाथ के मुंह से कभी निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। इसलिए आपको फारूक अब्दुल्ला को सैल्यूट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि फारूक अब्दुल्ला दूरदर्शी था। वो फारूक अब्दुल्ला कह रहा था कि कभी भी वो गृह मंत्री की बेटी की रिहाई करोगे तो आतंकवादी सीख जाएंगे कि अपहरण करने पे रिहाई होती है, और वो तमाम दिन लोग नए नए लोगों का अपहरण करेंगे। और वह बात सच साबित हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने जब ऐसी बातें कहा कि मैं उन लोगों को जिंदा कब्र में गाड़ दूंगा जो मजहबी भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह सकते। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कब्र में से खोद के और मुसलमान की बेटियों का रेप करो। ये सावरकर कहता है 82 बरस की उम्र में मुसलमान के घर में घुस के उनकी बहू बेटियों के साथ रेप करो। इस तरह की बातें असंवैधानिक बातें हैं। इस तरह की बातें गलत हैं। फारूक अब्दुल्ला संविधान के दायरे में था। उसका अगला डायलॉग सुनिए, मैं अपने दुश्मन की टांगें तोड़वा दूंगा। फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि ज़्यादा उड़ो मत, दुश्मनी मत दिखाओ, नहीं तो सरकार में हूं, मैं टांगें तोड़वा दूंगा। अगर वह सपोर्ट करता आतंकवादियों को तो बोलता कि ठीक है, योगी की तरह हवा देता ना, हवा नहीं दे रहा था। मैं उसके बाद देखिए, भारत सरकार मेरे साथ है, मैं लाखों लोगों को जेल भिजवा सकता हूं। इसलिए नफरती जो हैं वे लोग जो है संयम में रहें। सोचिए, कभी ये योगी कह सकते हैं क्या कि भारत सरकार मेरे साथ है और जो नफरती चिंटू हैं उन नफरती चिंटुओं को मैं जेल में डाल दूंगा? कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक मुख्यमंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि ये लोग नफरत पे जिंदा हैं। फारूक अब्दुल्ला को अपने गद्दी की परवाह नहीं थी। वो सोचा था कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन नागरिकों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो योगी आदित्यनाथ ये जो डायलॉग सीखे हैं ना कि ज़्यादा मत बोलो नहीं तो पाकिस्तान भिजवा देंगे, ये फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त के जो कट्टरपंथी थे कश्मीर में उनके लिए यूज किया था। जो 2% आतंकवादी जो कश्मीर के फंड, जो पाकिस्तान के फंड पे चल रहे थे, उनको क्या कहा सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का डायलॉग है कि देश विरोधी तत्वों को पाकिस्तान भिजवा दूंगा। सोचिए, अब ये जब फारूक अब्दुल्ला कहता है कि अगर तुम मजहबी भावना भड़काओगे तुमको कब्र में गाड़ दूंगा, तुम्हारा टांग तोड़वा दूंगा, भारत सरकार मेरे साथ है, लाखों लोगों को जेल में डलवा सकता हूं, देश विरोधी ताकतों को पाकिस्तान भिजवा दूंगा, यह फारूक अब्दुल्ला क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं है?
अगर राष्ट्र प्रेम ये नहीं है तो आप ही बता दीजिए दोस्तों कि राष्ट्र प्रेम क्या कहलाता है। फारूक अब्दुल्ला को इस फिल्म में प्रो पाकिस्तानी दिखा के इतनी बड़ी फजीहत की गई है, क्योंकि सच्चाई जो है रविकांत भारती, मैं तो खोलूंगा ही और सच्चाई जनता के सामने हमेशा रहेगी, लेकिन ये छड़ी कुकुर मुत्ते जो पैसे कमाने के लिए फिल्म बना रहे हैं उनकी जो है जीवन भर फजीहत होगी, यह बात समझने लायक है। और एक चीज और बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पहला भारत का सीएम जो कश्मीर का मुख्यमंत्री था, वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा कि कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ है इसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। ये फारूक अब्दुल्ला ने ही बोला था और भारत के झंडा को फारूक अब्दुल्ला ने ही शान से फहराना शुरू किया था। और ये भी बता दें कि फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने में क्या होता था, दरबार ट्रांसफर होता था। ये जो हम लोग रोना रो रहे हैं ना, देखिए कश्मीरी पंडित का पहले इतिहास, बहुत टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा इतिहास बता दूं। कश्मीरी पंडित जब लाहौर से सिख राज करते थे तो कश्मीर और जम्मू दोनों उस सिखों के अंडर में था। बाद में हरि सिंह के अंडर में हो गया, तो हरि सिंह और या रंजीत सिंह ये लोग कश्मीरी पंडितों को प्यून से लेके सरकारी हर एक नौकरी में कश्मीरी पंडित थे। ऐसा कहा जाता है कि हर एक घर से 1.5 लोग मतलब किसी घर से 2 लोग, किसी घर से 1 लोग, मतलब प्रत्येक 2 घर में 3 लोग सरकारी नौकरी में थे। ये कौन थे? कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी में थे। अब वहाँ पे जम्मू और कश्मीर में सिस्टम क्या होता है, कश्मीर में ठंडी में बर्फ पड़ता है और जब बर्फ पड़ता है तो पीने लायक पानी भी ढंग से नहीं रह जाता, वहाँ खेती नहीं की जाती है, वहाँ पे रहना बहुत ही दूभर हो जाता है। तो क्या हुआ था, बहुत पहले से नियम था कि 6 महीने गर्मी में कश्मीर की घाटी में वहाँ से जो है सारा सरकारी कार्यभार चलेगा और 6 महीने जो है जम्मू से कार्यभार चलेगा। तो जब ठंडी आती तो लोग जम्मू में चले आते, मतलब कश्मीरी पंडित अपने परिवार के साथ 6 महीने कश्मीर की घाटियों में रहते थे और 6 महीने जम्मू में रहते थे। यह बात आप समझ लीजिए। ये लोग जो है जम्मू में प्रत्येक कश्मीरी पंडितों का लगभग एक घर तो था ही, क्योंकि कश्मीरी पंडित हर एक घर से सरकारी नौकरी में थे और वहाँ पे 6 महीना कश्मीर में नौकरी करना पड़ता था, क्योंकि राजधानी कश्मीर हो जाती थी और जब बर्फ पड़ती थी तो जम्मू में राजधानी हो जाती थी, क्योंकि जम्मू में जो है वहाँ गर्म रहता था। तो फारूक अब्दुल्ला जब दरबार ट्रांसफर हुआ कश्मीर से जम्मू, तो जाते वक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन 3 किलोमीटर पैदल चल के किए और ये टिक्का जो मैं लगाया हूँ ये तिलक ले लिए और प्रसाद ले लिए। और जो भी कर्मचारी प्यून से लेके और ऊपर तक जो भी कर्मचारी मतलब कश्मीरी पंडित जा रहे थे कश्मीर से जम्मू के तरफ, वो दरबार ट्रांसफर हुआ था तो उसमें तो उनको जो है तिलक लगाते थे और प्रसाद देते थे। बहुत सारे मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये बात बुरा भी लगा था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला अगर इतना ही प्रो पाकिस्तान रहता, इतना ही फारूक अब्दुल्ला बुरा रहता तो कभी यह बात कहता क्या कि मजहबी भावना भड़काने वाले लोगों को मैं कब्र में डाल दूंगा? कभी वो वैष्णो देवी के मंदिर जाता क्या? कभी वो प्रसाद बांटता क्या? कभी वो लोगों को तिलक करता क्या? फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही पीस और हार्मनी में रखने वाला बंदा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आज नहीं तो इतिहास में इस बंदे का नाम जरूर याद रखा जाएगा। इस बात को मैं ताल ठोक के, और इतिहास का जो मेरा नॉलेज है मैं इतना लेके बैठा हूँ ना, जो मैं 4-5 दिन का मेरा अध्ययन दोस्तों आप लोगों को आज बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में आपको बताया, हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अगर आतंकियों का समर्थक कह लिया जाए तो यह कहना अन्याय है कि नहीं, बताइए। अगर कोई आतंकवादियों को मार रहा हो और उसको बोला जाए कि नहीं तुम आतंकवादियों के सपोर्टर हो, कोई भारत माँ से बोले मैं सच्चा प्यार करता हूँ और उसको कोई बोले नहीं तुम देश के गद्दार हो, कोई ईमानदार बंदा हो उसको लोग बोले बेईमान हो, बताइए यह अन्याय है कि नहीं। इस फिल्म में फारूक अब्दुल्ला को जो यासीन मलिक से संबंध दिखाया गया यह सरासर गलत है, और गोबर भक्त अंधभक्त इसी को इतिहास मान लेंगे और अपने बच्चों को भी बताते रहेंगे और देश में नफरत और भी फैलाने लगेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ही था जो बोला कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर की घाटियां सूना है। आपको बता दें, हो सकता है कुछ अंधभक्त आज मुझे गाली देंगे, लेकिन इतिहास पढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे कि मैं सत्य था, तुम लोग गलत।
फारूक अब्दुल्ला ही जब मुख्यमंत्री थे तो पहली बार सीआरपीएफ को कश्मीर में बुलाया गया। कश्मीर में सीआरपीएफ को अपॉइंट मतलब सबसे पहला बार जो पोस्टिंग हुआ वो फारूक अब्दुल्ला जब सीएम था। आप बताओ, वो देश के खिलाफ रहता, पाकिस्तान के साथ रहता, तो क्या वो सीआरपीएफ को आने देता? ये तो गधे विश्वनाथ प्रताप सिंह और आडवाणी और जगमोहन और जैसे आतंकवादी और जैसे नफरतबाज ये लोग थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अगर नफरतबाज नहीं थे तो चुप क्यों थे? अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक नफरत फैलाना होता है। मैं तो फारूक अब्दुल्ला के साथ सलाम करता हूं राजीव गांधी को, जिन्होंने संसद के बाहर सांसदों से घेराव करवाया ताकि आर्मी मार्च हुआ, और जब आर्मी मार्च हुआ तब जो है हिंसा जो है घाटी में समाप्त हुआ और कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित दोनों की जानें बची। अब देखिए, एक किताब है, उस किताब का नाम भी मैं बता दूं, कश्मीरी पंडित प्रॉब्लम एंड पर्सपेक्टिव। उसमें अशोक भान साहब कहते हैं, केपी अशोक भान साहब कश्मीरी पंडित हैं, अशोक भान नाम है। यह कहते हैं कि जब हमने कश्मीर छोड़ा तो दो लोग इसको विरोध किए। जब हमने कश्मीर छोड़ा तो दो लोग हमारा विरोध किए कश्मीर छोड़ने का। उनका मन था कि हम कश्मीर में रहें। पहला व्यक्ति था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला कहता था कि मुसलमान हिंदू कश्मीरी पंडितों, आप लोग कश्मीर घाटी को छोड़ के मत जाइए, नहीं तो कश्मीर की घाटी सुनी पड़ जाएगी। सुरक्षा मैं दूंगा, आप लोग यहाँ रहिए। दूसरा व्यक्ति जो विरोध किया था हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को कि भाई तुम लोग बाहर मत जाओ, ये विरोध किया था मीर बायस। अब मीर मतलब होता है धर्म और वायस मतलब धर्म का, जो धर्म का बहुत अच्छा मीर बायस मतलब धर्म के सबसे अच्छे उपदेशक। इनको धर्म गुरु, कश्मीर का सबसे बड़े धर्म गुरु के नाम से माना जाता था। 21 मई 1990 को जो है मीर बायस की हत्या कर दी गई इन आतंकियों द्वारा। मीर बायस कौन थे? कश्मीर के धर्म गुरु थे। और 21 मई 1990 को मीर बायस की हत्या कर दी गई। और क्यों हत्या की गई जानते हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादी हैं गैर इस्लामिक हैं। क्योंकि अगर अपने नाम के सामने अगर इस्लामिक नाम लगा लेते हैं, कोई अपना नाम इमरान और कोई अपना नाम इरफान रख लेता है, तो उससे यह मुसलमान नहीं होता। क्योंकि रूबिया शहीद लड़की का अपहरण जो है गैर इस्लामिक है, और जो लोग इस लड़की का अपहरण किए हैं वो गैर इस्लामिक हैं। इस बात पे आतंकियों को गुस्सा आया और कश्मीर के सबसे बड़े धर्म गुरु मुसलमानों के 21 मई 1990 इनका मीर बयास मौलाना फारूक नाम था, इनको गोली मार के हत्या कर दिया गया। अब बात समझिए दोस्तों, कितना बड़ा जगमोहन का गेम है। मैं बताऊंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। पाकिस्तान के अखबार में मीर बयास जो सबसे अच्छे धर्म गुरु उपदेशक थे, उनको भारत का दलाल बताया जाता था। तब कश्मीर मामले में उस वक्त मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, और जॉर्ज फर्नांडिस जो है मीर बयास से कई बार मुलाकात किए थे। हत्या के बाद एक बड़ा जुलूस निकला। भाई जब इतने बड़े धर्मगुरु को आतंकियों ने मारा तो उसका विरोध होगा ही, और उसके विरोध में मीर बयास का 100 लेके, और 100 के साथ इतने बड़े धर्मगुरु थे, हजारों की संख्या में लोग जो है उस 100 के पीछे चल पड़े, आंखों में आंसू लिए। उस वक्त मुख्य सचिव जो थे वो थे आर.के. ठक्कर साहब। वो जगमोहन को कहते हैं कि जगमोहन जी, आप तो राज्यपाल हैं और सरकार बर्खास्त है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो धर्म गुरु को आतंकियों ने मारा है मीर बयास मौलाना फारूक को, उनको एक पुष्प चक्र भिजवा दीजिए, कुछ फूल भिजवा दीजिए। आप फूल भिजवा देंगे तो एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा और कश्मीर में शांति बहुत ही बनेगी। लेकिन जगमोहन का तो गेम था कि वहाँ पे मुसलमान जो भारत के समर्थक में हैं उनको भी आतंकवादी बताना है। तो एक ऐसे किसी ऐसे जो मौलाना जो ईश्वर समान है, ऐसे मौलाना को कैसे जो है वो फूल चक्र भेजता? वो नहीं भेजा। और जब आंखों में आंसू लिए और कंधे पे 100 लिए, हजारों के संख्या में जब भीड़ चल पड़ी तो जगमोहन ने गोली चलवा दिया। दोस्तों, जगमोहन ने गोली चलवा दिया, और जब गोली चलवा दिया सारे मुसलमान वहाँ गोली में कुछ भागे, कुछ ये हुए, बहुत सारे मुसलमान मारे गए। बीबीसी का आंकड़ा है 100 मुसलमान मारे गए। इसमें आंख में आंसू आ जाता है दोस्तों।
एक पिता के ऊपर बंदूक तान दिए थे। जब पिता के ऊपर बंदूक तान दिया गया था तो उस वक्त जो सीआरपीएफ और पुलिस दोनों से हमला करवाया, क्यों? जगमोहन करवाया था। जब पिता के ऊपर, एक मुसलमान पिता के ऊपर बंदूक तान दिया गया था तो उसका एक मासूम बेटा जिसका नाम रऊस अहमद था वो आगे आ गया और बोला कि मेरे पापा को मत मारो। जानते हैं उस लड़के के शरीर से कितनी गोली बरामद हुई थी? उस लड़के के शरीर से 18 गोलियां बरामद हुई थी। इस तरह का जघन्य अपराध जगमोहन ने किया है, एलके आडवाणी ने किया है। इस तरह का जघन्य अपराध वाले लोगों, ईश्वर के घर में देर है लेकिन ईश्वर के घर में अंधेर नहीं। तुम लोगों का कीड़े मकोड़े से भी बुरा सड़ सड़ के जिस तरह मरोगे ना, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। आप ही बताइए दोस्तों, एक धर्मगुरु जो प्रेम का संदेश देता है, जो सद्भाव का संदेश देता है, जो बताया कि भाई तुम एक लड़की का जो अपहरण किए हो आतंकियों, एक गैर इस्लामिक है और उसको आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। पूरे कश्मीर के मुसलमान आतंकियों के खिलाफ हो गए थे। उस वक्त ये जगमोहन अगर एक फूल लेके वहाँ चला जाता तो समझिए हिंदू मुस्लिम एकता सदा के लिए बन जाती। लेकिन आडवाणी ने तो इसको भेजा था कि तुम्हें कश्मीर के हर एक मुसलमान को जो है भारत विरोधी बनाना है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। और उसके लिए मीर बायाज जो मौलाना फारूकी थे, उनकी 100 यात्रा में गोलियां चलवा दी। और जब मैंने बताया ना, एक बच्चा ऐसे आया, उसके 100 से 18 गोलियां मिली। और शर्म की बात तो ये है कि मीर बायास मौलाना फारूक, इनके डेड बॉडी से भी 2 गोलियां मिली। ये समझ लीजिए किस तरह का जघन्य अपराध जगमोहन, जो संघी भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, किया है। और ईश्वर कभी इसे माफ नहीं करेगा, यहीं पे सड़ के मरेगा। अब देखेंगे बीजेपी के नेता का यही हश्र होता है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आपको बता दें, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों के लिए संसाधन दिए कि तुम लोग कश्मीर छोड़ो, लेकिन सुरक्षा नहीं दिया। जगमोहन चाहता तो आर्मी मार्च करवा देता, सुरक्षा दे देता, लेकिन सुरक्षा नहीं देके क्या किया जगमोहन ने? संसाधन दिए लेकिन सुरक्षा नहीं दिया। आपको बता दें, जय किशन नामक एक कश्मीरी पंडित कहता है कि जितने भी कश्मीरी पंडित भागे वो सब जगमोहन के कहने पे भाग गए। मुझे तो यहाँ मुसलमानों से कुछ खतरा समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सरकार सुरक्षा का अगर वादा करती तो एक कश्मीरी पंडित नहीं भागे होते। लेकिन एलके आडवाणी ने जगमोहन को जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुमको किसी हाल में वहाँ कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा के यहाँ लाना है और फिर उनकी वापसी कभी नहीं करवानी है। अगर वापसी करवा दोगे तो समझ लो हिंदू मुस्लिम का जो हम लोग प्रोपोगंडा चला के और जो केंद्र में हम लोग पूर्ण बहुमत से आने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना टूट जाएगा। आपको बता दें, बलराजपुरी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को सरकार द्वारा रोका नहीं गया, बल्कि लालच दिया गया कि तुम लोगों को राशन मिलेगा, रिफ्यूजी कैंप में सुरक्षा मिलेगा, तुम लोग यहाँ आ जाओ, तुम लोगों की सरकारी अगर नौकरी है तो तुम लोगों की सैलरी मिलेगी। इस तरह का लालच दिया गया। बजाहत हिब्बुल बताते हैं कि उन्होंने जगमोहन से कहा, सोचिए, बजाहत हिब्बुल बताते हैं कि उन्होंने जगमोहन से कहा कि दूरदर्शन पे आप कश्मीरी पंडितों से सिर्फ इतना कह दीजिए कि हम जो है सुरक्षा आप लोगों को मुहैया करवाएंगे, सरकार सुरक्षा मुहैया करवाएगी, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, हम लोग यहीं सुरक्षा देंगे। लेकिन जगमोहन, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं यह अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। जो पंडित डरे हुए थे उनको जो है और भी लालच देना कि तुम्हारी नौकरी सरकारी है तो तुमको सैलरी मिलती रहेगी, तुम घाटी छोड़ो, घाटी छोड़ो। कश्मीरी पंडित क्या करेगा? घाटी छोड़ा। प्रोफेसर मिर्जा मट्टू, उन्होंने कहा कि सुरक्षा देने के बजाय सरकार कश्मीर छोड़ने की जो अपील कश्मीरी पंडितों से कह दी, यह बात बहुत ही गलत है। बीपी सिंह की सरकार ने सेना क्यों नहीं भेजी, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया, यह बात सोचने वाली बात है दोस्तों। सेना वहां कब भेजी गई? जब राजीव गांधी ने कांग्रेस के साथियों के साथ संसद का घेराव किया और तब जाके आर्मी वहां फ्लैग मार्च किया और तब जाके कश्मीर की घाटियों से आतंकवादी भाग निकले। आप फिल्म में देखे होंगे, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एक मुस्लिम लड़की है, उसको देखा नहीं जाता है तो आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। ये लोग लाख जो है छुपाए, लेकिन सत्य सामने आ ही जाता है। एक सत्य तो इन लोगों ने दिखा ही दिया है।
बहुत सारे कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को बचाने का प्रयास किया और इस बचाने के प्रयास में बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए। यह बात को इस फिल्म ने नहीं दिखाया। कश्मीर पंडित एक बंदा है ओएन त्रिशल, उन्होंने एक बुक लिखा है जिस किताब का नाम है कश्मीरी पंडित एट द रेट ऑफ ग्रासरूट ऑफ हिस्ट्री। एक बंदा कश्मीरी पंडित है, यह क्या कहता है इनकी बातों को सुनिए। 1989 में जब आतंक बढ़ा तो आम मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में रहने को कहा और सुरक्षा भी देते थे। सोचिए, आम मुसलमान कश्मीरी पंडितों को रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग छोड़ के मत जाइए और उनको सुरक्षा भी देते थे। कई मुस्लिमों ने अपने घर में जगह दी और ऐसा भी घटना सामने आता है कि मुस्लिम महिलाओं ने पंडितों के घर के सामने खड़ा होके और लड़ाई की आतंकियों से और कश्मीरी पंडितों की जान बचाने के लिए मुस्लिम महिलाएं अड़ गई। आपको बता दूं, मनोहर लाल टिक्कू ने भी यह बात कहा है कि मेरी पत्नी डर गई थी और इसलिए मुझे कश्मीर छोड़ना पड़ा, नहीं तो मेरे पड़ोसी मुसलमान मेरी सुरक्षा और मेरी हर तरह से मदद करना चाहते थे और मैं जब छोड़ रहा था कश्मीर तो नहीं चाहते थे कि मैं कश्मीर छोड़ूं और उनकी आंख में आंसू तक आ गए थे। आपको आगे बता दूं दोस्तों, 2 से 3% मुस्लिम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। 97% मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ थे। लेकिन हीरो क्या कहता है इस फिल्म में? 800 हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं, आज भी 800 कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं। इस फिल्म का हीरो कहता है, अरे गधे हीरो, तुमको पता है 800 परिवार रह रहे हैं, 5000 लोग रह रहे हैं और तू 5000 लोगों को 800 लोग बताया। 5500 कश्मीरी पंडित आज भी घाटियों में हैं और उन्होंने कभी अपना घर त्यागा नहीं और आज तक वे लोग सुरक्षित हैं। इन कश्मीरी पंडितों पे मिलने पे वे कहते हैं कि यह जेनोसाइड नहीं था, 200 लोगों की जो मौत हुई थी वो जेनोसाइड नहीं था, ये जगमोहन के द्वारा केवल कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाल के हिंदू मुस्लिम करने का प्रोपेगेंडा चलाना था और उस चलाने में बहुत हद तक सफल रहा। केपी पीएलडी कश्मीरी पंडित पीएलडी पारेमू कहते हैं कि 1947 में 50 से काफ़ी पास का, सोचिए, ये कहते हैं 1947 से 1950 में काफ़ी कश्मीरी पंडित नौकरी के तलाश में चले गए थे। अब कितने कश्मीरी पंडित वहाँ से शिफ्ट हुए? तो कोई डेटा कहता है 1.5 लाख, सीआईए का रिपोर्ट कहता है 3 लाख, सुमात्रा जी कहती हैं 1 लाख, पीएलडी पारेमू कहते हैं 2.5 लाख वहाँ से माइग्रेट किए। 1981 में जनगणना में कश्मीरी पंडित थे 1,24,078। इनकी घाटी में संख्या लगभग 4% के बराबर थी और जनसंख्या का ग्रोथ होता है 7% 10 साल में, तो 1,32,453 लोग थे, जिसमें 8,000 लोग वहीं, 5,000 लोग लगभग वहीं रह गए। देखा जाए तो ये संख्या लगभग 1.25 लाख पे आएगी। 1.25 लाख कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ा, वो भी घर एक रात में नहीं छोड़ा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जुलूस के बाद ही लोग चलने पड़े, ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत दिनों में माइग्रेशन हुआ है, बहुत सालों में हुआ है। एक अशोक धर साहब हैं, इन्होंने एक किताब लिखा है कश्मीर एज आई सी। उस किताब में कहते हैं कि जगमोहन राज्यपाल बनने के बाद उसी रात जब जगमोहन राज्यपाल बना 300 यूथ को अरेस्ट किया और तलाशी के दौरान एक पुराना शहर का छोटा बाजार इलाका था, वहाँ कुछ महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों ने दुर्व्यवहार किया, तलाशी के नाम पे उनके अंगों को हाथ लगाया। इससे जो है 20 जनवरी के रात को पूरे शहर में उग्र प्रदर्शन हुआ। किसके खिलाफ? कि ये जो सुरक्षा बल जो गलत हरकत किए थे, पूरे कश्मीर में उग्र प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन में किसी की मौत नहीं हुई, आपको बता दें। फिर 21 तारीख को जुलूस निकला, उस जुलूस में भी मौत नहीं हुई किसी की भी कश्मीरी मुसलमानों के हाथ, लेकिन गोली चलवा दिया गया और उस गोली चलवाने में कहा जाता है 50 कश्मीरी मुसलमान मारे गए। इस बात का इस फिल्म में कहीं जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बहुत दिनों तक जो है कार्यरत रहा, 1947 से कार्यरत रहा और यह जो है
1985 तक एक दंगे करवाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में दंगे करवाने लगा। क्यों? क्योंकि इसको पॉलिटिकल जो नेता थे जो दंगाई को पसंद करते थे, उन लोगों के साथ मिलके, और ये जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है अपने आतंकी मंसूबे को जो है कामयाब करने लगा। बाद में ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट टूट गया और हिजबुल मुजाहिदीन और तमाम संगठन निकले जो कहते थे, देखिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नारा था कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, मतलब कश्मीर की आज़ादी खुद होगी। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन यह कहता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यह पाकिस्तान के सपोर्ट में डायरेक्ट आ गया है संगठन। अब जब देखिए हिजबुल मुजाहिदीन इसमें बहुत मात्रा में आतंकी हो गए, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो लोग थे उनको जो है टारगेट करने लगे और उनको मारा जाने लगा। बहुत लोगों को तो मुखबिरी के डाउट में मारा गया कि ये लोग मुखबिर हैं। आपको बता दें, साजिदा हुसैन 12वीं की छात्रा को मार दिया गया, राफिका बानू को जो 17 साल की लड़की थी मारा गया, कुपवाड़ा में परवेज को मार दिया गया, उसकी 3 बहनें बगता, फातिमा, सरवर, इनको मार दिया गया। समीना परवीन को मारा गया आतंकियों के द्वारा। कुपवाड़ा में ही कमालुद्दीन के परिवार की 3 महिलाएं, दूध पीते बच्चे और 3 अन्य लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। श्रीनगर में शहीदा परवीन की हत्या कर दी गई और इन लड़कियों की हत्या के पहले कहा जाता है इनके साथ अत्याचार भी हुआ था। आयशा आमीन ने रूबिया शहीद के अपहरण पे आलोचना किया था, उसके घर पे बम फेंक दिया गया था। अगर बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये बात अगर हिंदू मुस्लिम है तो इतने मुसलमान लड़कियां कैसे रेप कर दी गई? तो 50 कश्मीरी पंडित मारा गया है तो 25,000 कश्मीरी मुसलमान मारा गया है। आपको बता दूं, अगर 1.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से पलायन किए हैं तो 50,000 कश्मीरी मुसलमान भी घर छोड़ के भागे हैं। यह बात कश्मीरी मुसलमानों के। तो दोस्तों, आप ही लोगों से मैं पूछता हूं कि इतने मुसलमान भाइयों को कत्लेआम किया गया, फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो कहता रहा कि अपहरण पे आतंकवादियों को मत छोड़ो, छोड़ दिया गया, बदले में आतंकवादी रोज अपहरण लोगों की करने लगे। जो व्यक्ति कहता था कश्मीर घाटियों से पंडित मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना कश्मीर की घाटियां सोना लगेगा। जो व्यक्ति कहता था कि मजहबी भावनाओं को अगर भड़काओगे तो तुम्हें कब्र में लिटा दूंगा। जो व्यक्ति कहता था देश विरोधी काम करोगे तुम्हें पाकिस्तान भेज दूंगा, उस फारूक अब्दुल्ला को यासीन मल्ली के साथ दिखाना कहाँ तक सत्य है, आप कमेंट करके बताइए। उस फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का समर्थक बताना कहाँ तक जायज़ है, आप लोग कमेंट करके बताएं। पीर बयास जो बंदा हिंदू मुस्लिम एकता का करते करते मर गया, वह बड़ा देशभक्त नहीं था? जगमोहन उस वक्त अगर फूल का माला लेके उनके यहाँ चला ही जाता तो हिंदू मुस्लिम एकता कितनी बढ़ी। एक गोली चलवा दिया, एक बच्चे के सीने पे 18 गोली, लाश में 2 गोली, 100 लोग ऑन द स्पॉट मार दिए गए। जगमोहन का जो हाल होगा ना, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आप लोगों का कोई भी कमेंट है दोस्तों, कमेंट करें। कोई सवाल है तो सवाल पूछें। बहुत ही लंबे समय से आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो बोर हो चुके होंगे, बट एनीवे जो सच्चाई था मैं आप लोगों के सामने रखा। कोई भी कमेंट हो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट पे मैं ध्यान रख रहा हूँ। कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, जरूर पूछें। द कश्मीरी फाइल्स। अंधभक्त लोगों को यह समझ में नहीं आता, अंधभक्त लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन कम से कम मैं कह रहा हूं कि अंधभक्त तो नहीं समझेंगे, वो लोग नफरत पहले से रखे हैं दिमाग में। लेकिन ये द कश्मीरी फाइल्स देख के जो पढ़े लिखे लोग जाहिल हो रहे हैं, उन लोगों को जाहिलियत से बचाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। आसिफ अली लिख रहे हैं शुक्रिया दोस्त। अफजल हुसैन ये लिख रहे हैं कि गुजरात फाइल्स कब बनेगा। तो अफजल भाई, गुजरात फाइल्स कब बनेगा, ये तो मैं भी कहता हूँ गुजरात फाइल्स बनना चाहिए, आसाम फाइल्स बनना चाहिए और मुजफ्फरनगर फाइल्स बनना चाहिए। जब जब वो सब फाइल्स बने तो दिखाए जाए भाई इन हिंदुओं को कि देखो दर्द सबको होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुस्लिम के घर में भी कोई मरे तो भी दुख होता है, हिंदू के घर में भी कोई मरे तो भी दुख होता है। मुंगेरी लाल
के सपने लिए यो गुड सर, द गुजरात फाइल फिल्म बननी चाहिए, मोहम्मद शमशाद जी लिख रहे हैं। आप लोगों का कमेंट दोस्तों करिए। मैंने बहुत सारे चीज़ों को आप लोगों को बताया, बहुत ही चीज़ों को बताया। एक भाई ने लिखा है जियो शेर, एक भाई ने लिखा है गुजरात फाइल कब बनेगी, एक भाई लिखा है अंधभक्तों ने यूपी में, सुनील राज लिख रहे हैं गुड दोस्त। तो लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है। जगमोहन एक बंदे ने गाली लिखा है, लव यू कश्मीरी पंडित। कंधार हाईजैक जो हुआ था उसके भी बारे में कुछ प्रस्तुत करिए, आपको सैल्यूट है, सलाम है। गुजरात और पुलवामा अटैक पे भी कुछ बनना चाहिए। और आप जो है, एक बंदे ने लिखा है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ट्रू फैक्ट्स बिफोर नेशन, देश के सामने सत्य को लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक भाई ने लिखा है। इरशाद अहमद मिर्जा भाई लिख रहे हैं आरएसएस बीजेपी मूवी, ये आरएसएस बीजेपी का प्रोपोगंडा चलाने वाला मूवी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। एक लिखे हैं बहुत खूब भाई। तो आप लोगों का कमेंट लगातार आ रहा है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम सच्चाई लाने और नफरत घटाने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के पिल्लों से और क्या उम्मीद किया जा सकता है, एक भाई ने लिखा है, एक भाई ने लिखा है नाइस। तो लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, कमेंट करिए, कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। गुजरात फाइल कब बनेगी, गुजरात फाइल कब बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैं रविकांत भारती ये जो भी फाइल बनाएंगे उनका तो मैं पर्दाफाश ज़रूर कर दूंगा और पर्दाफाश करके बता दूंगा कि जगमोहन बंदा विलेन था, फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी ये सब जो है हीरो थे। सबे बारात मुबारक हो, एक भाई ने लिखा है। लगातार कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। अगर गुजरात फाइल बनी तो उसका हीरो संजीव भट्ट होंगे या विलेन कौन होगा? भाई हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन और भी संगठन, इंसानियत का संगठन कब बनेगा? बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा। तो मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच लाइव आता हूं, तो मैं शायद आप लोगों को बताया हूं कि नहीं बताया हूं, मैं एक सद्भाव फाउंडेशन चलाता हूं। सद्भाव फाउंडेशन में ये जो है हिंदू जो प्रेम और सद्भाव पे चलने के लिए सभी मनुष्य में ईश्वर देखते हैं, सभी से प्रेम करने की बात करते हैं, वे लोग हमारे संगठन में हैं। अभी तक हमारे संगठन में 4000 लोग हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम कई जिलों से। आपको ये भी बता दूं कि यह संगठन अब सद्भाव सेना भी मैं चलाने वाला हूं, क्योंकि अंधभक्त और गोबर भक्त इतने पागल हो जाएंगे कि जब किसी मुस्लिम का लिंचिंग करेंगे या अगर मुस्लिम भी किसी हिंदू भाई पे अत्याचार करेगा तो इस सद्भाव फाउंडेशन में मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे। मुस्लिम जो है, जो प्रेम और सद्भाव पे चलने वाले मुस्लिम हैं, वो जो है जो मुस्लिम उग्र हैं, उन उग्र मुस्लिमों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो किसी हिंदू को मारते हैं तो उनके साथ हिंसा, मारपीट करना पड़े तो भी करेंगे। उसी तरह से अगर कोई हिंदू नफरती है और किसी मुसलमान भाई की लिंचिंग करता है तो हमारे सद्भाव फाउंडेशन के जितने भी हिंदू हैं उस इलाके के, उस हिंदू को ज़रूरत पड़ने पे